नहीं, 2 बार नेगेटिव क्रिएट होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं, अगर इस पे आइसोप्रोपाइल, इस पे मैंने जोड़ दिया आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अगर जोड़ दूं, बोलो कितने हाइड्रोजन है पार्टिसिपेट करने वाले HC में? एक है ना, सिर्फ एक है, तो ये बन जाएगा आपका CH3 प्लस और माइनस, एक ही है ना बोलो, तो अब एक ही बार निगेटिव आएगा ना बोलो, तो ये भी प्लस आई भी करेगा, सारे एल्काइल ग्रुप प्लस आई तो करते ही हैं, और ये क्या है बोलो HC, ये भी क्या प्लस आई HC, और तो इसे क्यूमीन भी कहते हैं बेटा, क्यूमीन क्या कहते हैं, निक नेम इसका क्यूमीन, या मैं बोलूं आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं, या क्यूमीन बोलूं। और अब मैं यहां लिख रहा हूं टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। चलो टर्शियरी ब्यूटाइल एक बार तो प्लस आई करेगा, प्लस आई तो करेगा ना। अब बेटा बोलो क्या ये HC कर सकता है क्या, देख के बताना, sp2 से सीधे जुड़ा हुआ sp3, HC कर सकता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये सिर्फ प्लस आई से डोनेट करेगा। अब देखना बेटा, अब मैं इनके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी कैसे देखूं, जब CH3 जुड़ा तो कितनी बार नेगेटिव क्रिएट करेगा? 3 बारी। इथाइल जुड़ेगा तो कितनी बार नेगेटिव क्रिएट करेगा? 2 बारी। नेगेटिव क्रिएट करना मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ाना कि घटाना? बढ़ा देना। ये जब जुड़ेगा आइसोप्रोपाइल तो कितनी बार नेगेटिव क्रिएट करेगा? 1 बारी। और टर्शियरी ब्यूटाइल जुड़ेगा तो 1 भी बार नहीं। तो आप किसे मानोगे कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो ज्यादा नेगेटिव क्रिएट कर रहा है कि कम नेगेटिव क्रिएट कर रहा है कि नहीं क्रिएट कर रहा है? जो ज्यादा नेगेटिव क्रिएट कर रहा है। इसलिए अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसे मैं ऐसा लिख देता हूं A, और ये हो गया B, और ये हो गया C, और ये D। आगे जब आप पढ़ोगे एरोमेटिक में, पढ़ाऊंगा मैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, तो मैं पूछूंगा व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपसे पूछा जा रहा है इसका मतलब कि किस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है ना, वो बात की बात है, सिर्फ अभी आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताओगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग बोले सबसे ज्यादा क्या कहां पे होगा? A, फिर B, फिर C, फिर D। तो आपको ये बात पता चल गई कि अगर हम एल्काइल ग्रुप को सैचुरेटेड सेंटर से जोड़ते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है? टर्शियरी ब्यूटाइल। लेकिन अगर हम उन्हीं एल्काइल ग्रुप को अनसैचुरेटेड से जोड़ देते हैं, sp2 से या sp से, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी जस्ट रिवर्स हो जाएगा, सबसे ज्यादा मिथाइल हो जाएगा और सबसे कम क्या हो जाएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल। क्योंकि उस समय इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी को हम किस बेसिस पे जज करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे। और हाइपर कॉन्जुगेशन उस समय कौन ज्यादा कर सकेगा? CH3, और टर्शियरी ब्यूटाइल तो करेगा नहीं। ठीक है, तो ये बेकर-नाथन इफेक्ट बेटा मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन बताया। ठीक है, अब लिखिए आप एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 2 में स्टेबिलिटी ऑफ अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स। बेसिकली इसमें मैं क्या बात करूंगा? एल्कीन और एल्काइंस की। भाई फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, मैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन बता रहा हूँ, सारे कंबाइन हो जाएंगे, फिर आप जानोगे रेजो भी बता दूंगा, एरोमेटिक बता दूंगा। तो अभी सिर्फ मैं डिस्कस किसकी बात कर रहा हूँ बोलो? हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। जितनी ज्यादा अतिसंयुग्मित संरचनाओं की संख्या होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना? बताया था ना, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो
इसमें मैं बोलूंगा मोर एल्काइलेटेड, ध्यान दीजिएगा बेटा, मोर एल्काइलेटेड अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल। अब यहाँ पे आप जो एल्काइलेटेड का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये होगा जो पाई बॉन्डेड एटम है, उन एटम से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उन हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह आर लगा दो, एल्काइल ग्रुप लगा दो। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल, मैंने जो बोला है स्टेटमेंट वो सब लोग नोट कर लेंगे या सुन ले, बाद में वीडियो सुन के नोट कर लीजिएगा। मोर एल्काइलेटेड अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल। तो मोर एल्काइलेटेड देखिए जरा, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, देखो अभी डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई एल्काइल ग्रुप है क्या? नहीं, हाइड्रोजन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे हाइड्रोजन हटा के एक और मैंने क्या लगा दिया, देखिए पहले कितने हाइड्रोजन थे? 4 ना, अब मैंने एक हटा के मिथाइल लगा दिया। ठीक, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन और हटा दिया। अब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन और हटा दिया और लास्ट में मैंने क्या किया, सारे हाइड्रोजन हटा दिए। सारे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से जो जुड़े हुए थे वो मैंने एल्काइल ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप मतलब आर। अब मैंने मिथाइल लिखा है तो मिथाइलेटेड बोलेंगे, अगर इथाइल है तो इथाइलेटेड और आर है तो एल्काइलेटेड। ठीक है ना, तो एल्काइलेटेड का मतलब समझ पाए क्या आप लोग? हाइड्रोजन हटा के वहां पे क्या लगा दें, एल्काइल ग्रुप लगा दें। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा एल्काइलेटेड कौन हुआ? और ये तो है नहीं एल्काइलेटेड, तो मैंने बोला स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। व्हाई स्टेबिलिटी विल इंक्रीज? बिकॉज नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर विल इंक्रीज। देखिए इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए सभी दुष्टुज बोले एंड दुष्टीज भी कि इसमें मैंने कंडीशन जो बोली थी sp2 और sp से सीधे जुड़े हुए sp3 पे जितने हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हाँ, अब sp3 तो है ही नहीं ना, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या होगा, 0। चलो इसमें आ जाओ, sp2 से सीधे जुड़ा हुआ sp3, यही अल्फा बोल दो, तो कितने हुए, 3 और +1 कितने हो गए, 4। इसमें बोलिए जरा sp2 हाँ कितने हो गए, 7। इसमें कितने हो गए, पता चल गया ना सभी को, ये क्या हो गया, 10। इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए भाई, 13 12 और ये +1 13। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी बोलो, इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होने का मतलब है कि जो सिग्मा या पाई इलेक्ट्रॉन है उनका जो डिलोकलाइजेशन है वो क्या हो रहा है, ज्यादा एक्सटेंसिव हो रहा है। जितना ज्यादा डिलोकलाइज्ड होगा, जितने ज्यादा आइटम पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सिस्टम, उतना क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स और लेस एल्काइलेटेड एल्कीन्स, व्हिच वन इज मोर स्टेबल, मोर एल्काइलेट। यही हम जब बीटा एलिमिनेशन पढ़ेंगे तो मैं कहूंगा सिट्ज़फ रूल, सिट्ज़फ रूल के अकॉर्डिंग उस बीटा से हाइड्रोजन निकालना चाहिए। वी विल रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन so as more alkylated alkene could be formed, जिससे कि अधिक एल्काइलेटेड एल्कीन बने। क्यों? क्योंकि अधिक एल्काइलेटेड एल्कीन, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन ही मोर स्टेबल होता है। ये आगे आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा सुनना जरा, जैसे मान लो आपसे पूछूं मैं कि ये रहा जी एसिटिलीन इथाइन, ठीक है ना, इसमें। और बेटा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये जनरली जब क्वेश्चन में आता है ना पेपर में, तो ये CH3 नहीं लिखा रहता, R लिखा रहता है, तो भी हम नहीं टेंशन लेना। जिसमें जितने ज्यादा R रहेंगे डबल बॉन्ड, उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब देखना, और ये बोलिए कौन ज्यादा स्टेबल, फटाक से बोलिए। तो भाई sp, इसमें तो sp है ना, sp2 तो है नहीं, 0। इसमें बोलिए
sp से सीधे जुड़े हुए sp, तो कितने 4 हो गए, इसमें कितने हो गए sp थे, इसमें 7 हो गए, है ना। तो मैं बोलूंगा स्टेबिलिटी बताओ, तो बस कुछ भी नहीं करना, ऐसे कर देना। तो ये स्टेबिलिटी हम अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में इस तरह से देख लेंगे सिंपल। लेकिन बेटा जब अगर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सेम हो जाए और बाकी कोई फैक्टर, मतलब जैसे रेजोनेंस, अभी तो ये HC पढ़ रहे हो ना, ऐसे और भी फैक्टर्स हैं स्टेबलाइजिंग वाले, रेजोनेंस पढ़ेंगे तो अगर किसी गिवन एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सेम बने तो फिर हम स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे। मैं एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं, देखिएगा। जैसे आपसे पूछा जा रहा है आइसोब्यूटीन, यहां लिख रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये लिखा है मैंने आइसोब्यूटीन, ठीक है जी, आइसो। और एक यहां पे लिख रहा हूं मैं ब्यूटुइन, ये लिखा है मैंने ब्यूटुइन। बच्चों चलो बताओ जरा, टूल्स देखिए जरा, इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बताइए। वही sp2 से सीधे जुड़े हुए sp3, और ये तो दूसरा sp2 ही है। कितने में बेटा बोलो, 3 3 6, और ये क्या हो गया 7, तो इसमें हो गया 7। इसमें चलिए बोले sp2 से सीधे जुड़े हुए sp3, तो इसमें भी कितने हो गए 7 ही हो गए। ये तो साथ साथ हैं, साथ हम साथ हैं, तो ये तो साथ और 7 दोनों में हो गए। तो अब कैसे स्टेबिलिटी, क्योंकि हमने तो ये सीखा है कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। तब हम क्या देखते हैं बेटा, अगर नंबर सेम हो जाए, तो मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा और वैसे जो रीजन वो बता दे रहा हूं। अगर ऐसा सेम हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें जो कार्बन आयन है उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे करेंगे। कार्बन आयन मतलब कार्बन पे माइनस, क्योंकि देखो आप अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में जब हाइपर कॉन्जुगेशन करते हो तो क्या करते हो, सिग्मा का पाई और पाई का नेगेटिव। तो अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, चलो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, चलो बनाओ फटाक से। क्या करोगे, इसमें कितने CH हैं, ये इसमें कितने CH हैं, 3 है ना, तो CH वाला सिग्मा किसमें कन्वर्ट करो, पाई में। तो चलो क्या बनेगा, सब बोलते जाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ हाइड्रोजन पे प्लस, और ये पाई उठ के इधर चला जाएगा तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है CH3, H नहीं रहेगा, यही होगा, सब बोलो यही बनेगा स्ट्रक्चर, बोलो ये हो गया, एक से लिख दिया B, ठीक है। इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो, चलो क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो सिग्मा का पाई और पाई का नेगेटिव। तो चलो यहाँ बताओ कितने, 3 CH है ना, एक CH का सिग्मा पाई बना दो, CH2 डबल बॉन्ड CH, पाई उठ के इधर आएगा तो CH माइनस और CH3, और ये क्या हो गया प्लस। अब बेटा आप बताओ मुझे, इन दोनों में देखना, मैंने पहले ही बता दिया आपको, नेगेटिव मतलब ये होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जहां पे ज्यादा हो हमें वहां डोनेट नहीं करना, वहां से इलेक्ट्रॉन खींचना है। तो अब देखो इसमें कोई खींचने वाला तो है नहीं, निगेटिव के बगल में sp2, निगेटिव के बगल में sp2, सेम कट, कंपेयर करना होगा तो हमेशा क्या करना है आपको, सेम कट। तो बोलो निगेटिव के बगल में sp2, निगेटिव के बगल में sp2, सेम कट। अब देखें, अगर मिथाइल ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई, ऑल एल्काइल ग्रुप विल शो प्लस आई इफेक्ट। तो और प्लस आई और डिस्टेंस में क्या, इंडक्टिव डिस्टेंस में इन्वर्स रिलेशन होता है। इंडक्शन पास में रहेंगे तो ज्यादा होगा, दूर होंगे तो इंडक्शन क्या होगा, कम होगा। तो अब ये CH3 प्लस आई कर रहा है और ये CH3 भी क्या कर रहा है, प्लस आई कर रहा है, और डोनेट करने वाले नेगेटिव के लिए अच्छी बात नहीं है।
क्योंकि अगर प्लस आई करूंगा मैं तो और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, निगेटिव और बढ़ जाएगा। तो ये निगेटिव से थोड़ा दूर है, और ये देखो निगेटिव में क्या है बोलो, पास है, तो ये ज्यादा देगा। अगर ये ज्यादा देगा तो क्या हो जाएगा बोलो, अनस्टेबल। और ये लेसर प्लस आई, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो अब बोलो, क्योंकि ध्यान सुनिएगा, क्योंकि जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल बनेंगे, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, अनस्टेबल, है ना। तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। समझ नहीं बात। मान लो दो मॉलिक्यूल हैं ए और बी, ए में भी रेजो हो रहा है, रेजो थोड़ा तो आप जानते भी होंगे और मैं बताऊंगा ही डिटेल। ए और बी, ए में भी रेजो हो रहा है, बी में भी। ए में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो स्टेबल बन रहे हैं, और बी जब रेजोनेंस कर रहा है तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं बन रहा है। तो किस मॉलिक्यूल को मैं ज्यादा स्टेबल बोलूंगा, ए मॉलिक्यूल को कि बी मॉलिक्यूल को, ए मॉलिक्यूल को बोलूंगा। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपका पूरा जीवन, तो आपका पूरा जीवन और किसी वाई का पूरा जीवन, तो आपका पूरा जीवन, दोनों के जीवन अच्छा कब माना जाएगा, जिसके हर क्षण अच्छे से बीतते हो। नहीं समझे, दिन दिन से ही तो पूरा जीवन बनेगा। तो ऐसे मैं कह रहा हूं, कोई मॉलिक्यूल है उसमें रेजोनेंस हो रहा है तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल बनेंगे, तो ओवरऑल वो क्या होगा, स्टेबल। लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है दूसरे मॉलिक्यूल का वो अनस्टेबल अनस्टेबल बन रहा है, तो ओवरऑल वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो ये जब हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है तो स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, और जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है तो अनस्टेबल बना रहा है। इसलिए आइसोब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन ब्यूटेन। और जब कभी भी ये प्रश्न में आता है तो ये नहीं दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ऐसा दिया रहेगा बेटा हमेशा, देखना सब लोग, ये ऐसा लिखा रहेगा, ठीक ना। बाकी इसमें सिस ट्रांस होगा तो क्या होगा, वो सब आइसोमेरिज्म आ जाएगा, उसमें जान लेंगे। अभी मैं सिस ट्रांस ये सब कुछ नहीं, मैं सिर्फ एचसी की बात कर रहा हूं। तो इसमें बोलो क्यों अनस्टेबल बोलोगे, ये वाला बोलोगे। प्रश्न में कभी भी CH3 नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, आर लिखा रहेगा। तो आप एक चीज और याद रखना, क्योंकि आर लिखा रहेगा ना तो अच्छा एचसी के बारे में सोचेगा, उसको हाइड्रोजन दिखता है तो ही एचसी बता पाता है। तो क्या करना, आप लोग ऐसे सोच लेना कि दोनों में सेम मान है, किसमें ब्रांचिंग है, और मैंने प्लस आई बताया था आपको, प्लस आई ब्रांचिंग वाले का ज्यादा होता है कि ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग वाले का प्लस आई ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा डोनेट करने, तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ये जान जाओगे, बोलो ठीक है। तो ये बना है स्टेबिलिटी ऑफ ये मॉलिक्यूल हो गया, चलो ठीक है बेटा। अब मैं बात करूंगा एप्लीकेशन नंबर 3